बच्चों, आज हमें डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ओम के नियम का जो है निगमन करना है और जो रेजिस्टेंस होता है वो ताप पर कैसे निर्भर करता है, हमको इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहली चीज, हमने एक कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया और उसकी लेंथ एल ली। कंडक्टर having length L, cross section area हमने ए लिया। अब इसके एक्रॉस हमने V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया एंड अप्लाइड पोटेंशियल V है। कंडक्टर वायर पर V वोल्ट का जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स महसूस करेंगे, बल का अनुभव करेंगे, जिसके कारण वो ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा हायर पोटेंशियल की ओर और वो ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो ड्रिफ्ट करेंगे तो उनके पास वेलोसिटी होगी जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हैं और एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन H is equal to force upon mass। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिखा जाता है और पोटेंशियल अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E जनरेट होता है। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जो एक्सपीरियंस होगा वो होगा F is equal to E into कैपिटल E। Therefore this equation can be written as A is equal to स्मॉल e कैपिटल E अपॉन n। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब E के बारे में और हम क्या जानेंगे? कंडक्टर वायर की लेंथ L है, इसके क्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होता है। तो हमारा नॉलेज कहता है कि E is equal to V upon L। Therefore A is equal to स्मॉल E के स्थान पे V upon L रखेंगे तो V upon M into L। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे तो एक्सेलरेशन उस इलेक्ट्रॉन का A इक्वल टू E इंटू B अपॉन M है। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी vd और हम इसके पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला लिख चुके हैं। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd will be equal to a tau, where tau इस रिलैक्सेशन टाइम श्रांतिकाल के नाम से जाना जाता है। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन किसी से टकराता नहीं है वही उसका रिलैक्सेशन पीरियड होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब और क्या जानते हैं? जब वो ड्रिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर करके कंडक्टर में चलेगा तो करंट भी बनेगी। तो करंट का रिलेशन हम जानते हैं एंड अगेन एंड आल्सो we know that I equal to NEAV।
implies that BD is equal to I upon NEA। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये। सेकंड और थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड is equal, then right hand side must be equal। बराबर करेंगे तो ये आपका a टाउ इज इक्वल टू आया I अपान NEA, इतना आपको मिला। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहां हमने इसको इक्वेशन 4 बनाया। अब इक्वेशन 4 में इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू वहां पर पुट करेंगे। पुट a इज इक्वल टू EB अपॉन ML in equation 4, then we get, तब हमको क्या मिलेगा, EB अपॉन ML टाउ इज इक्वल टू I NEA। यहां से अगर b की वैल्यू निकालना चाहें तो b इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये यहां जाएगा, e और टाउ इसके नीचे चले जाएंगे। प्लस दैट b इक्वल टू ये आपका हो गया m l अपॉन n e स्क्वायर इंटू टाउ ये I। ये इक्वेशन आपको मिला। अब यहां से अगर सभी पैरामीटर्स जो भी यहां पर B पर डिपेंड कर रहे हैं वो अगर वैरी नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास वो वैरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट ही होता है। जो भी कंडक्टर वायर हमने लिया है उसकी लेंथ भी वैरी नहीं करेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगी, ये भी वैरी नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स ही है, वो भी वैरी नहीं करेगा, यानी कांस्टेंट टर्म है। ये टाउ क्या है, टाउ भी रिलैक्सेशन टाइम है। अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। सभी अगर कांस्टेंट हो गए तो यहां से इफ ऑल द पैरामीटर M L N E tau are constant, then ये सभी कांस्टेंट होंगे तो कांस्टेंट हटाएंगे इक्वल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान लग जाएगा, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यही ओम्स लॉ कहता है यदि किसी कंडक्टर मटेरियल की एक फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए तो जो उसके कंडक्टर मटेरियल के या कंडक्टर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। एंड आल्सो वी नो दैट
no change in physical state of conductor wire then V is directly proportional to, ये आपका इक्वेशन बनाएंगे 5, ये इक्वेशन V directly proportional to I implies that V is equal to R I. अब इन दोनों इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 5 and 6 V के आपको क्या मिलता है? लेफ्ट साइड में V है, I का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है, यहाँ I का कोफिशिएंट R है, तो R इज इक्वल टू आपका आया MLI अपॉन ME, I नहीं रहेगा, ML अपॉन ME स्क्वायर इंटू टाउ। यहाँ A छूट गया है, A भी लिखा गया है। A ऑलरेडी था, E आया, E स्क्वायर हो गया, N ऑलरेडी था, टाउ यहाँ आया, तो यहाँ पर A भी रहेगा। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, कंडक्टर वायर की लेंथ फिक्स ली जाए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है, एरिया जो भी वायर कंसीडर किए हैं एरिया वो भी कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंज ना हो, तो ये एक्सप्रेशन R ये कांस्टेंट हो गया, inversely proportional to tau for if M L N E A are constant, अर्थात रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, अगर हम कंडक्टर वायर का टेम्परेचर हम थोड़ा सा राइज करेंगे तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, तो किन्हीं दो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत कम होगा और उसका सभी n इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन का जो एवरेज टाइम है वो भी घटेगा। तो जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी किसी चालक या कंडक्टर का ताप बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, जिससे उस चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ इफ V increases temperature of the conductor, then relaxation time decreases, therefore resistance
of the conductor, then relaxation time decreases. Therefore, resistance और इसी का उल्टा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो ये कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब यहाँ आगे इफ मीन फ्री पाथ of the electron is lambda and root mean square speed VRMS, then tau is directly proportional to lambda and inversely proportional to root mean square speed। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम घटने का मतलब यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन हो रहा है इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के बीच में वो जल्दी जल्दी टकराएगा, तो जो फ्री मीन पाथ होगा वो भी घट जाएगा। फ्री मीन पाथ घट जाने पर उसकी स्पीड, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो ज़्यादा होगी। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज़्यादा होगी मतलब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। अगर फ्री मीन पाथ यहाँ से कोलिजन के बाद अगर ये यहाँ टकरा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये फ्री पाथ होगी, फ्री पाथ की डिस्टेंस होगी। यहाँ से यहाँ के बीच में इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं टकराया, यहाँ टकराया फिर यहाँ टकराया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जल्दी जल्दी टकराएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और पाथ की लेंथ, जो फ्री पाथ है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा। पाथ की लेंथ कम होगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। यहाँ टकराया फिर यहाँ टकराया तो इसके बीच का जो पाथ है वो ज़्यादा डिस्टेंस का है। तो ज़्यादा डिस्टेंस का है तो यहाँ से यहाँ टकराने के बीच उसको रिलैक्स पीरियड यानी रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा मिला। अगर यहाँ एक होता दूसरा यहाँ, पहली टक्कर यहाँ हुई दूसरी टक्कर यहाँ हुई, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो रिलैक्सेशन टाइम है इसकी अपेक्षा कम होगा, क्योंकि ये पाथ ज़्यादा लंबा है, इसको तय करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये पाथ छोटा है, इसको तय करने में कम समय लगेगा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम पाथ की लेंथ पर डिपेंड करता है। फ्री पाथ लेंथ ज़्यादा होगी तो ये इक्वेशन शो कर रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम फ्री मीन पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना पाथ लंबा होगा उतना रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा लगेगा, जितना पाथ छोटा होगा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ये इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये जल्दी से जाकर टकरा जाएगा, जल्दी से टकराने पर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो यहाँ से हमें जो निष्कर्ष मिला हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज ये हुआ क्लियर। अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम इज also directly proportional to lambda and inversely proportional to
रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ से जब हम ये रिलेशन वैल्यू पुट करेंगे तो ये उलट गया, यानी रेजिस्टेंस सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड पर और रिलैक्सेशन फ्री मीन पाथ पर। तो फ्री मीन पाथ जितना कम होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, फ्री मीन पाथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितनी स्पीड कम होगी उतना ही कम होगा। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमको मिला क्या, देयरफॉर राइज इन द टेम्परेचर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ वायर इज डिक्रीजेज। जब हम किसी वायर का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता उसकी घटती है, और चालकता घटने पर उसका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घटता है। रिलैक्सेशन टाइम पर ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। आपने इसके पहले के एक्सप्रेशन में देखा है कि BD इज इक्वल टू ए टाउ। टाउ अगर कम होगा तो BD कम होगा, BD कम होगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलने पर सेकेंड जो करंट होगा उसकी वैल्यू कम होगी, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा इफेक्टिव होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा काम करेगा। तो ये इस प्रकार से ये रहा आपका। अब इसके बाद एक रिलेशन है, हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर और T डिग्री सेल्सियस पर जो कंडक्टर मटेरियल है या कंडक्टर वायर है उसमें जो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर रेजिस्टेंस गिवन हो तो टेम्परेचर राइज करने पर हम उसका रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो हमने मान लिया लेट R naught is resistance at 0 degree Celsius and RT at T degree Celsius. Then RT will be RT is equal to R naught into 1 plus alpha T। यानी T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपको उस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। 0 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको रेजिस्टेंस दिया गया है और टेम्परेचर कितना आप बढ़ा रहे हैं ये पता है। यहाँ पर अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वह अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसी एक्सप्रेशन को अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं। RT इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे R naught प्लस R naught अल्फा, RT माइनस R naught इज इक्वल टू R naught अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R naught अपॉन R naught T। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसे आपने लीनियर एक्सपेंशन में आपने पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ये इसकी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ एक कंडीशन अराइज होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन इस एक्सप्रेशन के लिए इफ
will be equal to 1 ohm and T will be equal to 1 degree Celsius, then alpha will be equal to, यहाँ हम 1 ओम ना लिखकर R नॉट की लिखें तो RT माइनस R नॉट इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, अर्थात पर यूनिट या पर डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर जो अल्फा की डिफिनेशन आई वो चेंज इन रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। जितना रेजिस्टेंस में चेंज होता जाएगा पर डिग्री सेल्सियस में वही जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिकली निकाला गया है अल्फा की वैल्यू मटेरियल के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नियरली, यानी अल्फा की जो वैल्यू लगभग होती है 1/273 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आता है। तो जनरल एक्सप्रेशन में आपने देखा RT is equal to R naught 1 प्लस अल्फा की वैल्यू अब आप लिखेंगे 1/273 और इंटू टी है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे R naught ये आपका 273 प्लस टी अपान 273। अब डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जब हम 273 को ऐड कर देते हैं तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन जाता है, यानी ये आपका बना RT इज इक्वल टू R नॉट इंटू कैपिटल T अपान 273। R नॉट क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। 273 ऑलरेडी कांस्टेंट है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी मेटल का हम जब रेजिस्टेंस लेंगे तो वो फिक्स वैल्यू होगी, यानी वो कांस्टेंट टर्म होगा, वो वेरी नहीं करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेंगे वैसे वैसे वेरी करेगा और ये RT होगा। तो ये कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट हटा दिए, इक्वल हटा दिए, तो RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Hence, resistance of the metal is directly proportional to the absolute temperature तो यहां से सीधा टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो
किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ना मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का कम होना, यानी कंडक्टिविटी का कम होना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो कम होगी। तो ये रहा ये चैप्टर का अंतिम टॉपिक। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बीच में हमने बताया था कार्बन रेजिस्टर है और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी सिलेबस में न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कार्बन रजिस्टर को छोड़ करके और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को छोड़ करके जो भी न्यूमेरिकल है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि नेक्स्ट डे होगा। थैंक यू।